हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के आईपीसी सीरीज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंस को। तो ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों डिफरेंट हैं। हम सभी इस टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हैं। हम इस निटी-ग्रिटी को समझेंगे कि कब एक किलिंग का जो एक्ट है उसको हम मर्डर के अंदर कैटेगराइज करेंगे और कब उसे हम कल्पेबल होमिसाइड में कैटेगराइज करेंगे। अब ऑब्वियसली ये जरूरी है कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंस को समझने के लिए हम पहले ये समझें कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है। तो कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी के सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, जहां पे ये सेक्शन कहता है कि कोई भी अगर किसी के डेथ को कॉज करता है किसी एक एक्ट से जिसके पीछे उसका इंटेंशन हो डेथ को कॉज करने का, या किसी इस तरह का इंटेंशन हो जिससे वो कोई बॉडीली इंजुरी कॉज करना चाहता हो, या ऐसी बॉडीली इंजुरी होनी चाहिए जिसकी वजह से डेथ कॉज हो, और या फिर वहां पर नॉलेज हो कि जो एक्ट वो पर्सन कर रहा है उसकी वजह से किसी का डेथ कॉज हो सकता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस को कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इंटेंशन होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए डेथ कॉज करने का या ऐसे बॉडीली इंजुरी को कॉज करने का जिसकी वजह से किसी की डेथ हो सके। ओके, तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। अब कल्पेबल होमिसाइड को समझने के लिए सेक्शन में दिए गए कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। ए जो है वो एक पिट के ऊपर, गड्ढे के ऊपर कुछ स्टिक्स ले डाउन करता है इस इंटेंशन से कि उस पर कोई गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब जेड को ये लगता है कि वो जो पिट है वहां पर पिट ना होकर, गड्ढा ना होकर, वो एक फर्म प्लेन ग्राउंड है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पर ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। ये तो सिंपल है क्योंकि ए ने जानबूझकर वो गड्ढा बनाया था, उसका इंटेंशन था ऐसा पिट क्रिएट करने का जिसमें कि कोई अगर गिर जाता है तो वो मर जाएगा, और उसने पिट को कवर करने के लिए ताकि किसी को पता ना चले और वो उस पिट में गिर जाए, इसलिए उसने उस पिट को स्टिक्स से और अदर ग्रासेस से उसे कवर कर दिया था। अब जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि ए को पता था कि जेड जो है वो एक बुश के पीछे खड़ा है। अब बी को ये नहीं पता था कि जो जेड है वो बुश के पीछे पड़ा है, खड़ा है, और वो ए को इंड्यूस करता है कि तुम बुश की तरफ फायर करो। बट ए को ये बात पता थी कि बुश के पीछे जेड खड़ा है, बट बी को ये बात नहीं पता थी कि जो जेड है वो बुशेस के पीछे खड़ा है, और वो ए को कहता है कि तुम फायर करो। बी जो है वो फायर करता है और जेड मर जाता है। तो यहाँ पर बी जो है वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं था, ना उसका इंटेंशन था ना उसको नॉलेज था। लेकिन ए को पता था कि बुश के पीछे जेड खड़ा है और वो जानबूझकर बी को इंड्यूस करता है कि तुम फायर करो, तो ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है। थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक फाउल पे, फाउल विच इज अ बर्ड, हेन लाइक बर्ड, वैसे एक बर्ड पे शूट करता है इस इंटेंट से कि वो उसको मारेगा और उसे चुरा कर ले जाएगा। लेकिन उस बुश के पीछे बी खड़ा है, वो एक बर्ड के ऊपर गोली चलाता है बट वो गोली लग जाती है बी को जो कि बुश के पीछे खड़ा था। अब यहाँ पर ए जो है वो एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, किसी और के फाउल को चुराना चाह रहा था उसको मार करके, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसको बी को मारने का इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि किस तरह से इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए। अब सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड वाले सेक्शन में 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। इन एक्सप्लेनेशंस को हमें काफी ध्यान से पढ़ना है और उसे याद रखना है ताकि हम जब मर्डर को पढ़ेंगे तो दोनों के डिफरेंस को समझ सकें। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजुरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फॉर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। तो एक पर्सन जो किसी को बॉडीली इंजुरी कॉज करता है, जो पर्सन को पहले से कोई डिजीज था या किसी तरह का डिसऑर्डर था या वो बॉडीली फिट नहीं था, और उसकी वजह से उसका जो डेथ का प्रोसेस है उसे स्पीड अप कर देता है, फास्टन कर देता है, तो यही माना जाएगा कि जिस पर्सन ने उसे बॉडीली इंजुरी कॉज किया था डेथ उसकी वजह से ही हुई है और उसके अपने डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से नहीं हुई। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल,
अगर लेट्स से किसी के लिवर में इन्फ्लेमेशन है, किसी का लिवर जो है वो स्वोलन है, और ये बात ए को पता थी, और वो जानबूझकर उस पर्सन को वहीं पर मारता है जहां पर उसके लिवर में चोट लगे, और उसकी जो कंडीशन है उसका वो और ज्यादा खराब हो जाए, वो और ज्यादा सीरियस हो जाए, और उसकी वजह से वो अगर मर जाता है, तो ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है कि अगर एक पर्सन किसी को बॉडीली इंजुरी कॉज करता है जिसकी वजह से वो पर्सन मर जाता है, तो उस पर्सन को ही माना जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है। ये मैटर नहीं करता कि जो बॉडीली इंजुरी थी वो रेमेडीज से या ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो सकती थी। ये नहीं मैटर करता कि ट्रीटमेंट दिया गया था कि नहीं दिया गया था, प्रॉपर रेमेडीज दी गई थी कि नहीं, बट बॉडीली इंजुरी की वजह से किसी की डेथ होती है, तो जिस पर्सन ने बॉडीली इंजुरी कॉज किया था वही डेथ के लिए लायबल हो। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। ठीक है, एक बच्चा जो मदर के वूम में है, अभी बाहर नहीं आया है, उसका कोई डेथ कॉज करता है, तो वो होमिसाइड नहीं है, मतलब कि वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन ये कब आएगा कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में? जब उस बच्चे का कोई भी पार्ट मदर के वूम से बाहर आ चुका है, उसके लेग्स, हेड, हैंड्स, कोई भी बॉडी पार्ट अगर मदर के वूम से बाहर आ चुका है, तो उसे होमिसाइड माना जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा कंप्लीटली वूम के अंदर है तो वो होमिसाइड नहीं होगा, बट उसका कोई भी पार्ट अगर वूम के बाहर आ चुका है, मदर के बॉडी के बाहर आ चुका है, तो वैसे बच्चे को मारना विल अमाउंट टू होमिसाइड। अब समझते हैं आईपीसी मर्डर को किस तरह से डिफाइन करता है। सेक्शन 300 आईपीसी मर्डर को डिफाइन करता है, और ये जो सेक्शन है वही एक्सेप्शन से शुरू होता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो इस सेक्शन के जो एक्सेप्शंस हैं उनको अगर हम छोड़ देंगे तो कोई भी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा। कब मर्डर होगा? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जिस एक्ट की वजह से डेथ हुआ है उसमें इंटेंशन था किसी के डेथ को कॉज करने का, तो वैसे सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या होगा? या तो किसी बॉडीली इंजुरी को कॉज करने का इंटेंशन था जिसकी वजह से ऑफेंडर को पता है कि वो सामने वाले के डेथ को कॉज करेगा। थर्डली क्या है? जो बॉडीली इंजुरी इन्फ्लिक्ट की गई है वो इस तरह से हो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो किसी का डेथ कॉज कर सकता है। फोर्थली, अगर कोई पर्सन एक ऐसा डेंजरस एक्ट कमिट करता है जो कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी को ऐसा बॉडीली इंजुरी कॉज कर सकता है जिसकी वजह से किसी का डेथ हो, या डायरेक्टली किसी का डेथ कॉज कर सकता है, तो वैसे सिचुएशन में भी जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर होगा। अब सर्टेन इलस्ट्रेशन से मर्डर को समझते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, ए शूट करता है जेड पे इस इंटेंशन से कि वो जेड को मार दे, और जेड इन कॉन्सिक्वेंस मर जाता है, तो ए ने मर्डर कमिट किया है। इट इज सिंपल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है, ए को पता है कि जेड को ऐसी कोई डिजीज है जिसकी वजह से अगर उसे वहां पर चोट पहुंचाया जाए या उसे बॉडीली इंजुरी कॉज की जाए तो जेड की डेथ हो जाएगी, और इसी इंटेंशन से वो जेड को बॉडीली इंजुरी कॉज करता है। अब इस कॉन्सिक्वेंस में जेड जो है वो मर जाता है, तो ए जो है वो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। Although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of the person in sound state of health. अब इस इलस्ट्रेशन में ये कहा जा रहा है कि ए ने जिस फोर्स से जेड को मारा था वो फोर्स अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इनफ नहीं था कि वो किसी का डेथ कॉज करे, बट जेड इसलिए मर गया क्योंकि ऑलरेडी उसे किसी तरह की डिजीज थी, कोई बॉडीली इंजुरी थी जो कि इस ए के मारने की वजह से वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, एग्रवेट हो गया, तो भी जो ए है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। और अगर ए को पता ना हो कि जेड को इस तरह की कोई डिजीज थी और तब वो उसे मारता है, तो वो मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सारे सेक्शंस में देखेंगे कि इंटेंशन, ठीक है, और डिग्री ऑफ इंटेंशन ही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। थर्ड इलस्ट्रेशन है, ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ स्वॉर्ड कट और अ क्लब वुंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। अब ऑब्वियसली स्वॉर्ड से किसी को मारा जाएगा तो उस कट से किसी की भी डेथ हो सकती है, और ए जो है ये इंटेंशनली करता है जेड के साथ। इस कट की वजह से जेड जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर
ए जो है उसका इंटेंशन नहीं था जेड को किसी भी तरह से डेथ कॉज करने का, लेकिन उसने जो वूंड दिया था वो इंटेंशनली दिया था और वो वूंड सफिशिएंट था किसी के भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की डेथ को कॉज करने के लिए। फोर्थ इलस्ट्रेशन है, ए विदाउट किसी रीजनेबल कॉज के फायर करता है एक लोडेड कैनन क्राउड ऑफ पीपल पे, ठीक है, और उस कैनन के वजह से एक पर्सन मर जाता है, तो ए जो है वो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा, जबकि ए का कोई प्री मेडिटेटेड प्री थॉट ये इंटेंशन नहीं था कि वो एक किसी पर्सन को मारना चाहता है, बट उसने एक कैनन, ठीक है, कैनन फायर किया था क्राउड ऑफ पीपल पे। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि उसे पता था कि अगर वो कैनन फायर करेगा, उसे यहाँ पर नॉलेज था कि अगर वो कैनन फायर कर रहा है क्राउड ऑफ पीपल पे तो किसी ना किसी की तो डेथ होगी। अब हम डिस्कस करते हैं वैसे एक्सेप्शंस को जहां पर कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होता। तो एक्सेप्शन 1 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब नहीं होगा जब जो ऑफेंडर है उसके पास अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं था और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से उसने किसी का डेथ कॉज किया है, या फिर जो कॉज ऑफ डेथ था अनदर पर्सन का वो मिस्टेक या एक्सीडेंट था, ठीक है। तो ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन में डेथ कॉज हुआ है तो वो मर्डर नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट या मिस्टेक से हुआ है मर्डर तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन का सर्टेन प्रोवाइजोस है, ठीक है, 3 प्रोवाइजोस हैं इसके। पहला प्रोवाइजो कहता है कि जो प्रोवोकेशन है, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड, ठीक है। प्रोवोकेशन जो है वो ऑफेंडर ने जानबूझ के दूसरे को प्रोवोक नहीं किया था, सामने वाले ने खुद ऑफेंडर को प्रोवोक किया था, ठीक है। तो ये प्रोवोकेशन भी जानबूझकर इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ही आप प्रोवोक करवा लेते हो और तब सामने वाले को बोलते हो कि इसने तो मुझे प्रोवोक किया था इसलिए मैंने उसको मार दिया, ठीक है। वो प्रोवोकेशन खुद से सॉर्ट किया हुआ वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है जो प्रोवोकेशन है वो ओबीडियंस ऑफ लॉ या पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया हुआ नहीं होना चाहिए। जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपना पब्लिक ड्यूटीज निभा रहा है या किसी लॉ को फॉलो करने के दौरान किसी को प्रोवोकेशन होता है और वो सामने वाले को मार देता है, तो ये सारी चीजें कल्पेबल होमिसाइड नहीं होंगी, वो मर्डर ही होगा। थर्डली ये कहता है कि द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई अगर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, लॉफुली प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी वजह से किसी को अगर प्रोवोकेशन होता है तो वहां पर जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर ही कहलाएगा, वहां पर वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है और प्राइवेट डिफेंस क्या है, इसका लिंक आप आई बटन में देख सकते हो और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है। अब इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन है, whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। जो प्रोवोकेशन था क्या वो ग्रेव और सडन इनफ था कि जिसकी वजह से किसी का मर्डर हो सके, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, मतलब ये केस टू केस और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा, ये कोर्ट का काम है इसको एडजुडिकेट करना। अब इस एक्सेप्शन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को देखते हैं जिससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड किन सिचुएशंस में मर्डर होगा और किन सिचुएशंस में मर्डर नहीं होगा। तो पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है वो पैशन के इन्फ्लुएंस में आकर जेड से, क्योंकि उसे प्रोवोकेशन किया दिया गया था, वो इंटेंशनली किल करता है वाई को जो कि जेड का चाइल्ड था, तो ये मर्डर है क्योंकि जो प्रोवोकेशन है वो बच्चे ने नहीं दिया था, ठीक है। अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सेप्शंस में क्या देखा कि जो प्रोवोकेशन है जो विक्टिम है उससे आना चाहिए, तो यहाँ पे जो विक्टिम है वाई जिसका मर्डर हुआ है उसने प्रोवोकेशन नहीं दिया था, प्रोवोकेशन दिया था जेड ने, और जो वाई का जो डेथ था वो कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून भी नहीं था, क्योंकि प्रोवोकेशन अगर जेड ने दिया था तो ए अगर जेड को मारता तो यहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड होता और मर्डर नहीं होता। क्योंकि वो जो प्रोवोकेशन था वो जेड की तरफ से आया था और ए ने मारा जेड के बच्चे को, तो यहाँ पर वो जो डेथ है वो प्रोवोकेशन की वजह से कॉज नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, वाई जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है ए को और ए इसी प्रोवोकेशन में आकर एक पिस्टल फायर करता है वाई पर, जिसमें कि ए को ये भी पता नहीं था और ना ही उसे इंटेंशन था कि वो जेड को मार देगा जो कि पास में ही खड़ा था, लेकिन ए उसको देख नहीं सकता था।
फिर भी ए जो है वो जेड को मार देता है, तो यहाँ पे ए ने मर्डर कमिट नहीं किया है, ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है। यहाँ पे ए का इंटेंशन नहीं था कि वो जेड को मारे, वो वाई के सडन प्रोवोकेशन पे एक्ट कर रहा था और वो फायर भी वाई के ऊपर ही कर रहा था, बट मर जाता है जेड जिसको कि ए देख नहीं सकता था। तो ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है और मर्डर नहीं है। थर्ड जो इलस्ट्रेशन है उसमें ए जो है वो उसको लॉफुली अरेस्ट किया जाता है बाय जेड जो कि एक पुलिस है, और इसकी वजह से ए जो है वो एक्साइटेड हो जाता है और सडन और वायलेंट पैशन में, क्योंकि उसे अरेस्ट किया जा रहा है, वो जेड को मार देता है। तो ये एक मर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोवोकेशन है वो एक लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटी के दौरान आया था। जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस है, वो अपने लॉफुल जो उसकी पब्लिक ड्यूटी है उसको कैरी आउट कर रहा था और उसकी वजह से प्रोवोकेट होकर ए ने जेड को मार दिया। तो यहाँ पर ए को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा और उसे मर्डर के लिए ही चार्ज किया जाएगा। अब आते हैं एक्सेप्शन 2 पे। कल्पेबल होमिसाइड तब मर्डर नहीं होगा जब जो ऑफेंडर है वो इन एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ और इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी अपने पावर को एक्सीड कर जाता है, ठीक है, गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। तो प्राइवेट डिफेंस को पढ़ते टाइम हमने उस वीडियो में देखा है कि जो प्राइवेट डिफेंस में आप जिस तरह के एक्ट्स कॉज कर सकते हो उसका एक परमिसिबल लिमिट है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। बट अगर प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करने के टाइम पर आप परमिसिबल लिमिट या नेसेसरी लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर किसी का डेथ कॉज कर रहे हो, आप अपने लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हो, जो आपने लॉ से आपको जो लिमिट्स मिला हुआ है उसको आप एक्सीड करके किसी का अगर डेथ कॉज कर रहे हो, तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जेड जो है वो ए को हॉर्स व्हिप करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है ताकि ए को ग्रीवियस हर्ट हो। हॉर्स व्हिप मतलब जैसे हॉर्स को चाबुक से मारा जाता है उसको और तेज भगाने के लिए, उसी तरह से वो ए को मारना चाहता है ताकि ए को किसी ना किसी तरह से ग्रीवियस हर्ट कॉज। लेकिन ए जो है वो पिस्टल ड्रॉ आउट करता है और जेड जो है वो अपने हॉर्स व्हिपिंग कंटिन्यूड रखता है, और ए को ऐसा लगता है कि अब वो हॉर्स व्हिपिंग को और किसी भी तरह से नहीं रोक सकता, उसे पिस्टल को यूज करना ही पड़ेगा और वो जेड को मार देता है। तो यहाँ पर ए ने मर्डर कमिट नहीं किया है, ए ने सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड ही कमिट किया है। अब क्यों ए जो है वो पिस्टल यूज नहीं कर सकता था? क्योंकि जेड जो है वो ए को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उसे सिर्फ पीट रहा था हॉर्स व्हिप से। तो ए अपने आप को किसी दूसरे तरह से डिफेंड कर सकता था, उसे जेड को मारने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो अपने परमिसिबल लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है। अब लास्ट के सर्टेन एक्सेप्शंस को देखते हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो एक्सेप्शन 3 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब जो ऑफेंडर है वो अगर पब्लिक सर्वेंट है या किसी पब्लिक सर्वेंट को हेल्प कर रहा है अपने पब्लिक सर्वेंट के एक्ट को कैरी आउट करने के लिए, और उस एक्ट को कैरी आउट करने के दौरान उसे जो पावर मिला है लॉ से उसे वो एक्सीड कर जाता है और उसमें वो किसी का डेथ कॉज कर देता है इन गुड फेथ, और उसे ये लगता है कि ये करना उसके ड्यूटी को पूरा करने के लिए जरूरी था, तभी वो जस्टिस कर सकता है और उसके मन में कोई इंटेंशन नहीं था किसी के डेथ को कॉज करने का। तो यहाँ पर जो मर्डर हुआ है वो एक्ट सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होगा और मर्डर नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, एक पुलिसमैन है जो किसी राइट को या किसी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और लोग उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अब इस टाइम पे उसे ये परमिसिबल नहीं है कि वो किसी को शूट कर सके, बट उस भीड़ के वॉयलेंस को कम करने के लिए वो एयर में शूट करता है, ठीक है, हवा की तरफ फायर करता है, और उस फायरिंग में किसी की जान चली जाती है, किसी क्राउड में किसी मेंबर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। तो ये जो पुलिसमैन है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शन 4। कल्पेबल होमिसाइड तब मर्डर नहीं होगा जब वो प्री मेडिटेशन जहां पर नहीं हो, प्री थॉट प्री प्लान नहीं हो, और एक सडन फाइट में हीट ऑफ पैशन में दो लोग लड़ रहे हो, उस फाइट में उस पैशन में क्रूअल मैनर में अनयूजुअल मैनर में कोई एक्ट कर जाता हो और किसी को मार देता हो, तब वो मर्डर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये इममटीरियल है कि किस पार्टी ने किसको प्रोवोकेशन दिया था, ठीक है, या किसने फर्स्ट असॉल्ट करने की कोशिश की थी।
एक्सेप्शन 5 कहता है culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent. अब जैसे जनरली हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो रिस्की है, ठीक है, जैसे आप फेंसिंग कर रहे हो तो वहां दोनों पार्टी के बीच में ये अग्रीड होता है कि इस स्पोर्ट के दौरान किसी की जान जा सकती है, तो दोनों पार्टी का कंसेंट है, वो रिस्क ऑफ डेथ ले रहे हैं। तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अदर पार्टी विल नॉट बी लायबल फॉर मर्डर, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लायबल होगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। A by instigation voluntarily causes Z, a person under 18 years of age, to commit suicide. Here on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore abetted murder. अब जो पर्सन था वो 18 ईयर से कम था, उसको किसी ने समझाया कि तुम सुसाइड कमिट कर लो और वो इस बात में आकर सुसाइड कमिट कर लेता है, तो यहाँ पर उसका जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 18 ईयर से कम है और कंसेंट देने के लिए अभी तक वो एलिजिबल नहीं हुआ है इन द आईज ऑफ लॉ। तो जो ए है वो मर्डर के अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है, दोनों के इलस्ट्रेशंस क्या है, इंटेंशन कैसे मैटर करता है दोनों में, और मर्डर के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ये भी हमने अभी तक समझा है। अब आप इन सारी चीजों को याद रखेंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ये समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को हम डिफरेंशिएट करके दोनों के डिफरेंस को क्लियरली समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करके अपने व्यूज हमें बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।